वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 30 अगस्त 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। 2024 की थीम क्या है? शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देने के लिए खेल, यानी स्पोर्ट्स टू प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज। तो ये थीम आप नोट कर लें। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर मनाया जाता है और इसका उद्देश्य होता है खेल और शारीरिक गतिविधियों को महत्व देना। इस दिवस की शुरुआत हुई थी 2012 में। दोस्तों भारत सरकार के द्वारा 2019 में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर एक मूवमेंट शुरू किया गया था जिसका नाम है फिट इंडिया मूवमेंट। अच्छा, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहां पर खोला गया है? मणिपुर की कैपिटल इंफाल में। दोस्तों बात करते हैं मेजर ध्यानचंद की। तो इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों मेजर ध्यानचंद ने 1928, 1932 और 1936 में भारत ने जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें 1956 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था और पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दोस्तों मेजर ध्यानचंद की 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली में लीवर कैंसर के कारण मृत्यु हो गई थी। मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया था। और आपको याद रखना है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक विश्वविद्यालय खोला गया है जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, जिसे 2022 में खोला गया था। 29 अगस्त को एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, वो है परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 2 दिसंबर 2009 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का फैसला लिया गया था और यह दिवस पहली बार 2010 में मनाया गया था। दोस्तों इस दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य है कि जो परमाणु परीक्षण होता है उससे जो हानि होती है उसके बारे में लोगों को अवेयर करना। देखिए परमाणु परीक्षण की बात आई है तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 18 मई 1974 को, और ये हुआ था पोखरण राजस्थान में। और इसका कोड वर्ड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। और इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी जी। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था? 11 से 13 मई 1998 को, और ये भी परीक्षण हुआ था राजस्थान के पोखरण में और इसका कोड वर्ड था ऑपरेशन शक्ति। और इस टाइम भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें क्योंकि टेलीग्राम का कोई भरोसा नहीं है कब बंद हो जाए, तो इसलिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। स्टडी करके ऐप को भी डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की PDF और टेस्ट पास मिल जाएगा। तो स्टडी करके ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। टेस्ट पास में क्या है? तो भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट हैं। तो यहाँ पर आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगी और इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की। तो टेस्ट पास का यूज जरूर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा दलजीत सिंह चौधरी। तो दलजीत सिंह चौधरी अब BSF के डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों दलजीत सिंह चौधरी 1990 बैच के IPS ऑफिसर हैं और वो वर्तमान में SSB के डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें BSF का डायरेक्टर जनरल नियुक्त कर दिया गया है। और वह कब तक इस पद पर रहेंगे? 30 नवंबर 2025 तक, यानी कि वो 30 नवंबर 2025 को रिटायर्ड होने वाले हैं। बात कर लेते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, जो कि BSF का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। इसका सिद्धांत क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। और इसके वर्तमान महानिदेशक हैं दलजीत सिंह चौधरी और यह भारत सरकार का एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। दोस्तों इसका प्रमुख काम होता है कि जो हमारी सीमा पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगती है उसकी रक्षा करना। देखिए हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सतीश कुमार अभी हाल ही में
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ बनाए गए हैं। संजीव रैना आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक बने हैं और अरुण अग्रवाल टेक्सास आर्थिक विकास निगम के अध्यक्ष बने हैं। दीप्ति गौर मुखर्जी कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की सचिव बनी है। गोविंद मोहन को केंद्रीय गृह सचिव बनाया गया है। राहुल नवीन को ईडी का डायरेक्टर बनाया गया है और संदीप पुंडरिक को इस्पात मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मुस्लिम शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है? आंसर हो जाएगा असम। तो असम राज्य में अब मुस्लिम शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। तो असम की विधानसभा में एक बिल को रद्द किया गया है और एक नया बिल लाया गया है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो असम की विधानसभा में असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को रद्द किया गया है और उसके स्थान पर असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स बिल 2024 लाया गया है। तो ये जो नया कानून आया है, इसके तहत क्या होगा कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनकी शादी और उनका जो तलाक है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। देखिए, असम की बात हुई है तो असम की बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंता बिश्वा शर्मा। राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। विधानसभा की 126 सीटें हैं, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की यहाँ पर 7 सीटें हैं। असम की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। असम राज्य की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? तो इसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल से लगती है। इसके अलावा इसकी सीमा भूटान से भी लगती है और बांग्लादेश से भी इसकी सीमा लगती है। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर लें। असम की प्रमुख नदियां डिस्कस करते हैं, क्योंकि असम का जो करंट अफेयर्स था वो कल हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके जीके को डिस्कस करेंगे। असम की प्रमुख नदियां कौन कौन है? ब्रह्मपुत्र, बराक, सुबनसिरी, मानस, दिखो और तोरसा। ठीक है, तो बराक नदी को आपको याद रखना है कि ये असम राज्य में बहती है। असम राज्य में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बड़ा सा नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली। तो माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इस बात को आप याद रखिएगा। असम की प्रमुख जनजातियां हैं बोडो, कचारी, कार्बी, मिरी, मिशमी, राभा और दिमासा। तो ये वहां की जनजातियां हैं, ट्राइब हैं वहां के। प्रमुख त्योहार है देहेंग पटकाई महोत्सव और बोहाग बिहू, माघ बिहू, काटी बिहू और चाय महोत्सव। और यहाँ का प्रमुख मेला है अम्बुबाची मेला, जो कि कामाख्या देवी मंदिर में लगता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर हैं कामाख्या मंदिर और शुक्रेश्वर मंदिर। और असम का एक प्रसिद्ध नृत्य है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वो है बिहू। तो ये फैक्ट भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी कौन है जिसे हाल ही में नौसेना में कमीशन किया गया है? आंसर हो जाएगा आईएनएस अरिघात। तो आईएनएस अरिघात नाम की सबमरीन यानी पनडुब्बी को अभी हाल ही में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है और राजनाथ सिंह की उपस्थिति में इसको कमीशन किया गया है। आपको याद रखना है कि आईएनएस अरिघात को S3 के नाम से भी जाना जाता है। भारत में 3 ऐसी सबमरीन है जो कि परमाणु मिसाइल से लैस हैं। उनमें पहला नाम है आईएनएस अरिहंत का, दूसरा नाम है आईएनएस अरिघात का और तीसरा नाम है S4 का। तो इन पनडुब्बियों में परमाणु मिसाइल लगाई गई हैं। आईएनएस अरिहंत की बात करें तो इसे 2009 में लॉन्च किया गया था। आईएनएस अरिघात और आईएनएस अरिहंत में K4 मिसाइल लगाई गई हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। भारतीय नौसेना की बात हुई है तो इसकी स्थापना 1612 में हुई थी। बाकी इसका पुनर्गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका मिशन है समुद्री हितों और सीमाओं की रक्षा करना, यानी भारत की जो समुद्री सीमा है उसकी रक्षा करना इसका काम होता है। इसका आदर्श वाक्य है समनो वरुणः। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। यहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है नेवी की, तो नेवी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो नौसेना संबंधों को मजबूत करने के लिए भारतीय नौसेना का आईएनएस तंवर अभी हाल ही में डेनमार्क पहुंचा था, यानी उसने डेनमार्क का दौरा किया था। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अनामिका राजीव। नौसेना भवन कहाँ स्थापित किया गया है? यह दिल्ली में स्थापित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेवल वॉर कॉलेज गोवा में चोल भवन का अभी हाल ही में उद्घाटन किया था। आईएनएस तंवर ने रूस के 328वें रूसी सेना दिवस परेड में अभी हाल ही में हिस्सा लिया था। वाइस एडमिरल संजय भल्ला भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख बने हैं।
तो ये सभी करंट अफेयर्स नोट कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? आंसर हो जाएगा कार्तिक वेंकटरमन ने। तो कार्तिक वेंकटरमन ने अभी हाल ही में 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है और ये चैंपियनशिप गुड़गांव हरियाणा में आयोजित की गई थी। दोस्तों इसमें विजेता को 6 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं, यानी कार्तिक वेंकटरमन को 6 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है विजेता के रूप में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने अभी हाल ही में नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट जीता है। वर्तमान विश्व शतरंज चैंपियन कौन है? चाइना के डिंग लेरेन। भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? पी श्याम निखिल। और 84वें ग्रैंड मास्टर कौन है? आर वैशाली। दोस्तों फिडे कैंडिडेट 2024 टूर्नामेंट में चैंपियनशिप खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के दावेदार कौन बने हैं? गुकेश डी, जो कि भारत के हैं। और फिडे कैंडिडेट में जीत हासिल करने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? गुकेश डी। और पहले कौन थे? विश्वनाथन आनंद। तो शतरंज की सबसे बड़ी संस्था कौन है? फिडे, जिसे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को और इसके मेंबर हैं 201 और इसके अध्यक्ष हैं आर्कडी ड्योकोविच और इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो इसके उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथन आनंद। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री जनधन योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? आंसर हो जाएगा इसका 10 वर्ष। तो दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी। तो अब इस योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं और दोस्तों यह योजना दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है और इसका स्लोगन क्या था? मेरा खाता भाग्य विधाता। यानी इस योजना में उन वयस्कों का खाता खुलवाया गया जिनका कोई खाता नहीं था। दोस्तों अब हम केंद्र सरकार की योजनाएं डिस्कस करेंगे कि कौन सी योजना कब शुरू हुई है। जैसे आरोग्य मैत्री योजना 13 जनवरी 2023 को, जल जन अभियान 16 फरवरी 2023 को, 75/25 पहल स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है, यह 17 मई 2023 को शुरू हुई है। अमृत धरोहर योजना 5 जून 2023 को, विवाद से विश्वास 2.0 योजना जो कि वित्त मंत्रालय की योजना है, यह 2 अगस्त 2023 को शुरू की गई है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना, ये भी वित्त मंत्रालय की योजना है, इसको 1 सितंबर 2023 को शुरू किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को, पीएम जनमन योजना 15 नवंबर 2023 को, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 अगस्त 2024 में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा RS भट्टी या राजविंदर सिंह भट्टी को अभी हाल ही में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। दोस्तों बात करते हैं RS भट्टी की, तो यह बिहार कैडर के IPS ऑफिसर हैं और वो पटना के सिटी SP भी रह चुके हैं। RS भट्टी 1990 बैच के IPS ऑफिसर हैं और वो 30 सितंबर 2025 को रिटायर्ड होने वाले हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? CISF के डायरेक्टर जनरल के रूप में नीना सिंह का। लेकिन आपको नीना सिंह के बारे में एक पॉइंट याद रखना है कि वह CISF के महानिदेशक के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। CISF केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और इसकी स्थापना 1969 में की गई थी और इसका काम होता है एयरपोर्ट, बंदरगाह और जो हमारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं इन सब की रक्षा करना, यानी कि जो अति संवेदनशील इलाके हैं उनकी रक्षा करना किसका काम होता है? CISF का काम होता है। आदर्श वाक्य क्या है? सुरक्षा और रक्षा, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। हाल ही में लखनऊ मंडल के कितने रेलवे स्टेशनों का नाम बदल दिया गया है? आंसर हो जाएगा 8। तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदल दिया गया है, यानी कि इसकी ऑफिशियली घोषणा की गई है। तो अब वो कौन कौन से रेलवे स्टेशन हैं जिनके नाम बदले गए हैं? जैसे कासिमपुर हाल्ट का नाम जायस सिटी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है और जायस का नाम गुरु गोरखनाथ धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। मिसरौली का नाम मां कालिकन धाम रेलवे स्टेशन, बनी का नाम स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, अकबरगंज का नाम मां अहोरबा भवानी धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है,
फुर्सतगंज का तपेश्वर धाम रेलवे स्टेशन और वारिसगंज हाल्ट का अमर शहीद भाले सुल्तान रेलवे स्टेशन किया गया है और निहालगढ़ का नाम महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट नाम डिस्कस करते हैं जो कि अभी हाल ही में बदले गए हैं। जैसे दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है और ये राष्ट्रपति भवन में स्थित है अमृत उद्यान। होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो कि अरुणाचल प्रदेश में, इसका नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट किया गया है। चिपी हवाई अड्डा जो कि महाराष्ट्र में है, इसका नाम बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा किया गया है। दौलताबाद किला जो कि महाराष्ट्र में है, इसका नाम देवगिरी किला किया गया है। और किबी धुथु सैन्य शिविर जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, उसका नाम जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन किया गया है। कर्तव्य पथ का नाम राजपथ किया गया है जो कि दिल्ली में है। और चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है। इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड किया गया है। और द्रास सेक्टर में .5140 का नाम गन हिल किया गया है। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम गति शक्ति विश्वविद्यालय। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया है जो कि गुजरात में है। और बिहार मखाना का नाम मिथिला मखाना किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जोसेफ फरेरा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाले किस राज्य के पहले व्यक्ति बने हैं? आंसर हो जाएगा गोवा। यानी जोसेफ फरेरा नामक व्यक्ति ने CAA के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त की है और वो CAA के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले गोवा के पहले व्यक्ति बन गए हैं। दोस्तों आपको याद रखना है कि जोसेफ फ्रांसिस फरेरा का संबंध पाकिस्तान से है और वो पाकिस्तानी ईसाई हैं, तो उन्होंने अब भारत की नागरिकता ले ली है CAA 2019 के तहत। देखिए दोस्तों, जोसेफ फ्रांसिस फरेरा गोवा की आज़ादी से पहले पढ़ाई के लिए गोवा से पाकिस्तान गए थे, फिर वहीं पर उनकी नौकरी लग गई और फिर इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता भी ले ली और फिर उन्होंने बाद में नौकरी छोड़ दी और फिर वो 2013 में भारत आ गए थे। इसके बाद CAA के तहत उन्हें अभी हाल ही में नागरिकता प्रदान की गई है। दोस्तों बात करते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की। तो केंद्र सरकार के द्वारा 11 मार्च 2024 को CAA पूरे देश में लागू किया गया था और CAA के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाए। आपको याद रखना है कि 10 दिसंबर 2019 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लोकसभा में और अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ था, यानी 11 दिसंबर को राज्यसभा में पारित हुआ था और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा मंजूरी दी गई थी। उस समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, तो उनके द्वारा इस बिल को मंजूरी दी गई थी। फिर बाद में ये कानून बन गया और इस कानून को 11 मार्च 2024 को लागू किया गया था। दोस्तों भारतीय नागरिकता कानून 1955 में अब तक 6 बार संशोधन हो चुके हैं। पहला 1986, फिर 92, 2003, 2005, 2015 और 2019। तो इसमें 6 बार संशोधन हो चुके हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का टाइटल किसने जीता है? ये जीता है बांग्लादेश ने। तो दोस्तों अभी हाल ही में सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन नेपाल देश में किया गया है और फाइनल में बांग्लादेश और नेपाल पहुंचे थे। तो बांग्लादेश ने नेपाल को हरा करके सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। इस प्रतियोगिता में भारत, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश शामिल हुए थे और यह टूर्नामेंट 18 से 28 अगस्त 2024 तक नेपाल के ललितपुर में खेला गया था। अच्छा, भारत ने कब कब इस प्रतियोगिता को जीता है? 2019, 2022 और 2023 में। बात आई थी यहाँ पर सैफ की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसका गठन हुआ था 1997 में। इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। इसके 7 मेंबर हैं, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका और भूटान। अच्छा, फुटबॉल की बात हुई है तो फुटबॉल से रिलेटेड कप भी आप याद रखिएगा। तो रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप, मर्केडा कप, ये सभी फुटबॉल से संबंधित कप हैं। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर जनरल नॉलेज की पिटारी को डिस्कस करेंगे। जैसे पैरालंपिक गेम्स 2024 की शुरुआत किस शहर में हुई है?
ये हुई है पेरिस में, और पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? सतीश कुमार। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा हिलकोल को लॉन्च किया गया है, यह किस रोग की वैक्सीन है? हैजा। एनएसजी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? वी श्रीनिवासन। टाइफून सांसान ने किस देश को प्रभावित किया है? जापान। हाल ही में स्पाइस्ड योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? भारतीय मसाला बोर्ड के द्वारा। भारत किस देश से 73,600 असॉल्ट राइफल खरीदेगा? अमेरिका। केंद्र सरकार के द्वारा कितने औद्योगिक स्मार्ट शहर तैयार किए जाएंगे? 12। किस राज्य में लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 21 साल करने के लिए विधेयक पास हो गया है? हिमाचल प्रदेश। विश्व जल सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? 25 से 29 अगस्त 2024 तक। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम अकबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य डिस्कस करेंगे। जैसे 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया, और 1562 में अकबर की हर मदल से मुक्ति हुई, और 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा पर जो टैक्स लगता था उसको समाप्त किया। 1564 में इसने जजिया जो टैक्स था उसको समाप्त किया। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और राजधानी को आगरा से फतेहपुर स्थानांतरित किया था। 1575 में इबादत खाने की स्थापना की। 1579 में महजर की घोषणा की थी। 1580 में दहसाला प्रणाली लागू की गई थी, और 1582 में दीन ए इलाही की घोषणा की गई थी। तो ये हैं अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर नई दिल्ली बताया हुआ है, क्योंकि उत्तर रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? नई दिल्ली में। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन है आपके लिए, माजुली नदी द्वीप किस नदी पर है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों, ऐप पर जो डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट आयोजित किया जाता है उसमें 29 अगस्त 2024 के ये विनर हैं, ये टॉप 10 है। तो टॉप 3 की अगर हम बात करें तो इसमें नितांत सिंह, लेक्स और अर्शदीप कौर का नाम है। तो आप भी ऐप पर जाकर के डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। तो जैसे ही आप टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा, और अगर आपकी अच्छी रैंकिंग आती है तो यहाँ पर आपका भी नाम हो सकता है। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो आपको टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहाँ पर हमारा चैनल मिल जाएगा, उससे ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट, टेस्ट पास, ये सभी मिल जाएगा। इसके अलावा जनवरी 2024 से अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। जुलाई 2024 की करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको वहां पर मिल जाएगी, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट आयोजित किया जाता है ऐप पर, तो आप टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा। ई बुक वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको मंथली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स के अलावा जीके की ई बुक भी मिल जाएगी, और ये जीके की ई बुक टॉपिक वाइज होंगी। तो इन सभी ई बुक को भी आप प्राप्त कर सकते हैं।